हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम वायु के बारे में देखेंगे। ये चैप्टर 4 है जो कि क्लास 7th के एनसीईआरटी का है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं इसमें कौन-कौन सी चीज़ें कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसमें पढ़ने वाला है। देखिए, ये चैप्टर पढ़ेंगे हम पूरे 5 पार्ट इसमें देखेंगे, मतलब इसमें 5 टॉपिक होंगे। पहला वायुमंडल है, फिर है मौसम, जलवायु, फिर है वायुदाब, पवन और आर्द्रता। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये यहाँ से इस चैप्टर से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जब 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर और भी चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो। सबसे पहले इसमें हम वायुमंडल के बारे में देखेंगे कि वायुमंडल क्या है और वो कैसे किन-किन चीज़ों से मिलकर के बना है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी उसकी संरचना क्या है। फिर हम मौसम देखेंगे, जलवायु, दोनों में अंतर देखेंगे, मौसम जलवायु में अंतर देखेंगे। तीसरी बात हम देखेंगे कि वायुदाब क्या है, इसके साथ-साथ में वायुदाब किन फैक्टर से प्रभावित होता है। फिर हम पवन देखेंगे, मतलब हम विंड के बारे में देखेंगे और लास्ट टॉपिक जो होगा आर्द्रता। और इसी टॉपिक में हम देखेंगे कि वर्षा के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा वायुमंडल है। देखिए, अगर हम वायुमंडल पढ़ने से पहले अगर हम बात करें वायु की यानी एयर की बात करें, तो एयर का मतलब क्या हो जाता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब क्या है? गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण। अब पहली बात एयर क्या हो गई? एक गैसों का मिश्रण हो गई। दूसरा है वायुमंडल, यानी पृथ्वी अगर देखें हम तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है पृथ्वी का। तो पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर मतलब पृथ्वी जो है वह चारों ओर से गैसों से घिरी हुई है। गैसों से घिरी है और यही जो है इसी को हम बोलते हैं वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। यानी वायुमंडल क्या हो गया? पृथ्वी गैसों से जो घिरी हुई है, इसके चारों ओर जो वायु की घनी परत है उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। अब सवाल बनता है कि जो गैसेज़ हैं उसमें कौन-कौन सी गैसेज़ हैं? क्या वायुमंडल में केवल गैसें ही पाई जाती हैं कि कुछ और चीज़ें पाई जाती हैं? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें वायुमंडल में, तो वायुमंडल में पहली चीज़ आती है संगठन। संगठन का मतलब कंपोनेंट। कंपोनेंट इसके कौन-कौन से? कंपोज़िशन क्या है? मतलब कौन किन-किन चीज़ों से मिलकर के बनी है, उसके बाद देखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल जो होगा, वो होगा पृथ्वी का वायुमंडल क्या होगा? पृथ्वी के चारों ओर घनी वायु की या घनी वायु वायु की घनी परत। वायु की घनी परत, घनी चादर है, तो इसको वायुमंडल बोलते हैं। अब वायुमंडल किन-किन चीज़ों से मिलकर के बना है उसको देखते हैं। देखिए, वायुमंडल में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, संगठक उसके कौन-कौन से कंपोनेंट हैं, कंपोज़िशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, वायुमंडल जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना है। पहली चीज़ जो हमने बताई गैसेस, यानी इसकी कौन-कौन से उसमें गैसें हैं। दूसरा है जलवाष्प, वाटर वेपर। और तीसरा जो है वो है डस्ट पार्टिकल, मतलब कि धूल कण। धूल कण की बात की जा रही है। तो इन तीनों से मिलकर के हमारा वायुमंडल बना है। गैसेस में कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट गैसेस हैं कि जैसे पहली बात आती है कि नाइट्रोजन की, दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन, तीसरे पर आर्गन, चौथे नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद और भी गैसेस आती हैं जैसे कि इसमें ओज़ोन हो गया, ओज़ोन के साथ में हीलियम हो गई, वो सारी गैसेस हमारे वायुमंडल में आती हैं। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो लगभग 78% के आसपास में है, 78% के आसपास में है। वहीं ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 21% के आसपास में है। आर्गन कितना है? 0.93% है और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो 0.03% के आसपास में है। मतलब कि ये 4 गैसें हमारे वायुमंडल का प्रमुख भाग हैं। ऊपर अगर देखते हैं इनको तो ये दोनों लगभग 99% के आसपास होती हैं और इसमें देखेंगे तो ये 0.96% है और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, तो जितना हमारा वायुमंडल है, उस वायुमंडल का 99.96% में ये चारों गैसेस आती हैं। तो हमने अब तक देखा कि जो गैसें हैं, उनमें 4 प्रमुख गैसें हैं, जो 99.96% में आती हैं, बाकी बचा जितना भी पार्ट शेष बचा, उसमें अन्य गैसेस भी आती हैं। दूसरी बात जलवाष्प की होता है। जलवाष्प का मतलब क्या है कि जो वायु है, उसमें जो आर्द्रता पाई जाती है, अभी हम जलवाष्प आगे पढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे, वहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो जलवाष्प क्या है? देखिए, एक तो आर्द्रता होती है, दूसरी जलवाष्प होती है। जलवाष्प का मतलब क्या है? जल का गैसीय रूप, गैसेस स्टेट फॉर्म ऑफ द वाटर, मतलब जल का गैसीय रूप।
जल का गैसीय रूप होता है। मतलब जब हम पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो उबालें या ना उबालें, तो गर्म करते हैं तो वो वेपर के फॉर्म में जाने लगती है। तो ये भी हमारे वायुमंडल में ही पहुँचती है। तो अगर आप देखें कि कितना है, तो ये 1 से लेकर के 4% तक पाई जाती है। अब सवाल बनता है ज़्यादा कहाँ होगी, कम कहाँ होगी? तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ पर जलवाष्प ज़्यादा होगी, जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, तो वहाँ पर जलवाष्प भी कम होगी। जैसे एग्ज़ाम्पल की बात करें तो जो जलवाष्प ज़्यादा होगी, वो कहाँ पर होगी? तो विषुवत रेखा के आसपास में, इक्वेटर के आसपास में जलवाष्प ज़्यादा होगी और पोल्स के आसपास में जलवाष्प क्या होगी? क्यों होगी? क्योंकि इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो पोल होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। तीसरी बात आती है धूल कण। धूल कण का कोई इस तरीके से पैमाना नहीं है, कितना परसेंटेज होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे वायुमंडल में काफ़ी बड़ी भूमिका रोल प्ले काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे क्या होता है, इन्हीं धूल कणों की वजह से स्कैटरिंग होती है, इन्हीं धूल कणों की वजह से क्या होता है, जो कोहरा होता है वहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक जो पार्टिकल बनते हैं, मतलब जिनसे कोहरा बनता है, वो धूल कण यही होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल 3 चीज़ों से मिलकर के बना है, गैसेज़, जलवाष्प और तीसरा क्या है, धूल कण। गैसों में हमने बताई आपको 4 सबसे इम्पोर्टेंट गैसेज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से ये 99.96% है, बाकी जितना भी बचा उसमें अदर गैसेज़ हैं। जलाशय के बारे में हमने बात कर ली है। तो यहाँ पर हम पहले नाइट्रोजन के बारे में देख लेते हैं, फिर हम ऑक्सीजन के बारे में देख लेंगे, उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देख देख लेंगे। अच्छा, और आर्गन के बारे में देखेंगे, ये कैसी है? ये अक्रिय गैस है, मतलब कि ये क्रिया नहीं करती है, ये अक्रिय गैस है। आगे देख लेते हैं अभी। आपने एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम देखा होगा, बना होगा यहाँ पर। तो आर्गन के बारे में क्या है कि ये अक्रिय गैस है। कैसी गैस है? अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है यहाँ पर। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक है। नाइट्रोजन कैसी है? नाइट्रोजन सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है और ये पेड़-पौधों के लिए आवश्यक है। पेड़-पौधों के लिए आवश्यक है। अब सवाल इस बात का बनता है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है यहाँ पर, कि ऐसे कोई पेड़ है इस तरीके से, ये इसकी जड़ें हैं, तो ये सीधा, मतलब कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उसको सीधा ग्रहण नहीं कर पाती। जब सीधा ग्रहण नहीं कर पाती, तो फिर ये कैसे यूज़ करती हैं? तो इनकी जड़ें होती हैं, इन जड़ों में जैसे राइज़ोबियम, जो राइज़ोबियम है, ये क्या काम करता है? राइज़ोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। राइज़ोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। स्थिरीकरण का काम करता है। मतलब कि स्थिरीकरण का काम करता है। मतलब ये हुआ कि ये जो नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो जो पेड़-पौधे होते हैं, वो नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं लेते हैं, वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। दूसरी बात, हम सब जब साँस लेते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे जो साँस लेने में पूरा जो एयर है वो जाता है, मतलब कि उसमें नाइट्रोजन भी अंदर जाता है, उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाता है, ऑक्सीजन सब कुछ अंदर जाता है, लेकिन नाइट्रोजन बाहर निकल आता है। तो साँस लेने में हम नाइट्रोजन को अपने अंदर खींच लेते हैं, बाद में बाहर निकल आता है। तो 2-3 बातें हमने बताई कि जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ये पेड़-पौधों के लिए आवश्यक होती है, पेड़-पौधे सीधा इसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं, पूरा सीधा इसको नहीं ग्रहण कर पाते हैं, जिससे ये राइज़ोबियम की सहायता लेते हैं। राइज़ोबियम सहायता लेने का मतलब ये हुआ कि ये जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो उसको यूज़ कर लेते हैं और फिर वो उन पेड़ के थ्रू हमारे, मतलब जो फूड चेन है, उसमें वो फूड चेन के थ्रू वो मनुष्य तक पहुँच जाता है। सवाल ये राइज़ोबियम क्या है? तो एक बैक्टीरिया है ये, एक बैक्टीरिया है जिसकी सहायता से सारा काम होता है, ठीक है? दूसरी बात करते हैं ऑक्सीजन की। देखिए, ऑक्सीजन दूसरी सबसे बड़ी गैस, दूसरी सबसे ज़्यादा गैस है, सेकंड सर्वाधिक गैस, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारे लिए का मतलब क्या है? जो जीव-जंतु और मनुष्य है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी की वजह से
लाइफ पॉसिबल हो पाई है, मतलब कि अगर ऑक्सीजन ना होती तो यहाँ पर क्या होता, लाइफ ना हो पाती, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जीव जंतुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण है। करेक्ट, पहली बात। दूसरी चीज़, कहाँ से आई है ये ऑक्सीजन? तो वर्तमान में अगर अभी देखते हैं, हम वर्तमान में देखते हैं, तो ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया से उत्पन्न होती है। इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। आपने पढ़ा होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके थ्रू ऑक्सीजन निकलती है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि पेड़-पौधों से निकलती है। उसके साथ-साथ में अगर देखेंगे तो हमारे वायुमंडल में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली या गैस है। तीसरी इसमें गैस है, आर्गन के बारे में मैंने बता दिया, आर्गन के बारे में मैंने बता दिया। तीसरी है, चौथी है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये पेड़-पौधों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पेड़ पौधों के लिए महत्वपूर्ण है, के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो ये पेड़ पौधों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके थ्रू वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके बदले हमें ऑक्सीजन मिल पाती है। प्रकाश संश्लेषण की वजह से करते हैं, जिसके बदले हमें क्या मिल पाता है? इसके बदले हमें ऑक्सीजन मिल पाती है। दूसरी बात, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है। अब यहाँ पर बात है कि ग्रीन हाउस क्या होता है? इसको समझते हैं, अभी समझेंगे ग्रीन हाउस क्या होता है। तो ग्रीन हाउस गैस है, मतलब कि इसकी वजह से तापमान, मतलब ग्रीन हाउस जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से तापमान मेंटेन रहता है। मतलब टेम्परेचर मेंटेन का काम करती है। मतलब अगर ये नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी, जीवन तब भी नहीं हो पाएगा। और ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो तापमान बढ़ जाएगा, तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए इसका बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमने गैसें के बारे में देख लिया, कौन की गैसेस कौन-कौन सी हैं और इनका रोल प्ले क्या होता है। अब हम समझते हैं इसमें कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। सबसे पहले समझेंगे ग्रीन हाउस क्या होता है। देखिए ग्रीन हाउस की जब बात करते हैं इसमें है, तो यहाँ पर अगर टर्म देखेंगे ग्रीन हाउस, हरा घर, होता क्या है? तो जो उच्च अक्षांशीय देश हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ पर उच्च अक्षांशीय देश हैं, उनको सूर्य का प्रकाश कब मिलता है? उच्च अक्षांशीय जो देश हैं, उनको सूर्य का प्रकाश कब मिलता है? तो वो क्या करते हैं, वनस्पतियों को बढ़ाने के लिए, उगाने के लिए वो इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। अगर हम ग्रीन हाउस को देखें तो ग्रीन हाउस, हरा घर, तो इसमें घर होता है एक, इस तरीके से घर बना होता है। और ये इसमें जो छत होती है, इसमें एक छत जो होती है और इसकी जो दीवालें होती हैं, दीवाल और छत होती हैं, ये शीशे से बनी होती हैं। ये शीशे से बनी होती हैं। अब क्या होता है, इसमें सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, यहाँ पर इसमें एंट्री कर जाती हैं और एंट्री करने के बाद में अंदर आ जाती हैं। और ये पूरा अंदर का हिसाब माहौल जो है गर्म हो जाता है। यहाँ पर पेड़ होते हैं, यहाँ पर पेड़ होते हैं। तो होता क्या है कि सूर्य से आने वाली किरण इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, लेकिन इससे बाहर जब किरणें दोबारा निकलने की कोशिश करती हैं, तो वो नहीं निकल पाती हैं। ठीक है? तो उससे अंदर का तापमान ज़्यादा रहता है, मतलब कि अंदर का हिस्सा गर्म रहता है। जब रात होती है तो आस-पास तो ठंडी रहती है, लेकिन जो इस घर बना हुआ है, इसका घर कैसा होता है, हल्का-सा गर्म रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके थ्रू इसी को ग्रीन हाउस बोलते हैं। ये टेक्नीक कहाँ यूज़ की जाती है? तो उच्च अक्षांशीय देशों में, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम मिलता है। यानी कि इसमें जो शीशे होते हैं, यानी जो यहाँ पर मिरर होते हैं, ये जो शीशा होता है, ये शीशा क्या करता है, सूर्य से आने वाली किरण को आने देता है और जाने वापस नहीं देता है, जिससे वहाँ का तापमान बना रहता है। तो ऐसे ही जो पूरा वायुमंडल है, उस वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडल में जो जलवाष्प है, यही काम करती है। मतलब सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, सूर्य से आने वाली किरणों का मतलब क्या है कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, हम आगे देखेंगे अभी, इंसोलेशन इसको बोलते हैं। ये शॉर्ट वेव होती हैं, लघु तरंग होती हैं, ये पृथ्वी पर आती हैं, पृथ्वी को गर्म करती हैं और बाद में जब पृथ्वी गर्म होकर के दीर्घ तरंगों को निकालती है,
लॉन्ग वेव्स को निकालती है, तो ये क्या करती हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जलाव क्या करता है, सुझाने नहीं देता है, इससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है। अब ये नेचुरल स्टेट है, मतलब कि ये सामान्यतः ऐसा होता है कि हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो काम करती है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो औद्योगिकीकरण है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसकी वजह से पेड़ को काट दिया गया है। ये पेड़ को काट दिया गया है, तो डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से ये हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ गई है। वायुमंडल में जब मात्रा बढ़ी है, तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ी है। इस बढ़ी हुई गर्मी को क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है यहाँ पर भूमंडलीकरण, भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन बोल सकते हैं। वैश्विक तापन, वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन इसको बोलते हैं। करेक्ट? अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? इसका इफ़ेक्ट ये है, जब तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उससे ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हो जाएँगे। मतलब इसमें जो ग्लेशियर हैं, उनके पिघलने की दर तेज़ हो जाएगी, और जब पिघलने की दर तेज़ हो जाएगी, तो यही जो ग्लेशियर पिघलेंगे, इसका जल कहाँ जाएगा? समुद्र में सीधे भी जा सक जाएगा, और इसके थ्रू, और जो नदियाँ हैं उसको थ्रू भी जाएगा, तो समुद्र का जो जल स्तर है, वो क्या होगा? ऊपर बढ़ जा ज़्यादा हो जाएगा। जल स्तर ज़्यादा हो जाएगा, तो तटीय क्षेत्र और जो द्वीप हैं, वो डूब जाएँगे। तो उनके डूबने से जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका नुकसान होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो हमने इसमें सारी बातें समझ ली, तो इसका जो पहला पार्ट था कि संगठन में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो हमने देख लिया। अब बात हम स्ट्रक्चर की करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो स्ट्रक्चर में पहली चीज़, इसमें कौन-कौन सी परत है, लेयर्स की बात की जा रही है। देखिए, सबसे पहले पृथ्वी के पास में ये सतह अगर देखते हैं, यहाँ पर है पृथ्वी की सतह है, ये सरफेस है। तो इसके पास क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बाद मेसोस्फेयर, इसके बाद आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं इसको हम, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, और इसके बाद होता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर, तो 5 परतें पाई जाती हैं पृथ्वी की सतह से, जब ऊपर जाएँगे तो वहाँ पर 5 परतें पाई जाती हैं। तो क्रम ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया, तो क्रम क्या हो गया? सतह से ऊपर जाने पर क्रम क्या हो जाएगा? पहला क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, या इसको हम थर्मोस्फेयर तापमंडल बोलते हैं, इसके साथ में एक्सोस्फेयर, मतलब कि आयनोस्फेयर भी इसको कहते हैं, और उसको एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में एक चीज़ करके। एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम ज़रूर बना होगा, ये आपने देखा होगा वहाँ पर। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले क्षोभ मंडल है, उसके बाद में समताप मंडल है, फिर यहाँ पर मध्य मंडल है, उसके बाद में वायुमंडल, जिसको आयनमंडल भी बोलते हैं, और इसके बाद में क्या है? यहाँ पर बहिर्मंडल पाया जाता है। देखिए, पहली अगर हम बात करें इसमें कि जो क्षोभ मंडल है, यानी समताप मंडल के जस्ट नीचे वाला जो मंडल है, जहाँ पर क्षोभ मंडल खत्म होता है, उसको क्षोभ सीमा बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? ये क्षोभ सीमा है, लाइन देख रहे होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्षोभ सीमा कहते हैं। अब ये जो क्षोभ मंडल है, इसकी जो औसत ऊँचाई है, वो कितनी है? तो 8 से ऊँचाई 8 से 18 किलोमीटर, और औसत ऊँचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊँचाई वैरी कर रही है, कहीं 8 है, कहीं 18 है। तो जो 8 है ऊँचाई, ये पोल पर है, मतलब कि ध्रुवों पर है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं अभी। और 18 कहाँ पर है? इक्वेटर पर। इक्वेटर का मतलब क्या है? भूमध्य रेखा पर है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से पृथ्वी है, अभी आगे समझेंगे भी, और यहाँ पर इक्वेटर है, तो यहाँ और यहाँ पर पोल है ये। तो इक्वेटर पर सनलाइट ज़्यादा मिलती है, जब सनलाइट ज़्यादा मिलती है तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, सरफेस का तापमान, मतलब जो सतह है उसका तापमान ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ की गैस गर्म होती है, एयर गर्म होती है, और गर्म होकर के हल्की होती है, हल्के को ऊपर उठती है, जो ऊपर उठती है तो ये काफ़ी ऊँचाई तक, मतलब ज़्यादा ऊँचाई तक ये
मोटाई इसकी ज़्यादा हो जाती है, मतलब ऐसा समझ लीजिए ये सरफेस अगर सतह यहाँ सतह है, इसके पास ये गैस है, अगर ये गैस है, ये सतह गर्म हुई, तो ये गैस गर्म होकर ऊपर उठी और ज़्यादा मोटाई होगी। यहाँ पर पोल पर इतना टेम्परेचर होता नहीं, जब टेम्परेचर इतना होता नहीं है, तो फिर ये गैस बहुत ज़्यादा ऊपर उठ नहीं पाती है। मतलब कि अगर हम एक डायग्राम में इसको बनाएँ इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा, ये सतह हो जाएगा, यहाँ पर इक्वेटर हो जाएगा और यहाँ पर ये पोल हो जाएगा। तो पोल पर टेम्परेचर ज़्यादा होता नहीं है, इक्वेटर पर टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है। तो जो ट्रोपोपॉज़ है, मतलब कि क्षोभ मंडल है, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब कि इक्वेटर के पास में इसकी मोटाई ज़्यादा होगी, पोल के पास में इसकी ऊँचाई क्या होगी, यहाँ पर कम होगी, करेक्ट? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसलिए इसलिए इसकी जो ऊँचाई है, ये अलग-अलग होती है, 8 से 18 किलोमीटर होती है। 8 किलोमीटर की जो ऊँचाई है, वो पोल के पास में होती है, 18 किलोमीटर ऊँचाई कहाँ होती है, इक्वेटर के ऊपर होती है, ठीक है? औसत ऊँचाई कितनी है, 13 किलोमीटर। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितनी भी मौसम संबंधी गतिविधियाँ होती हैं, मतलब इसमें क्या होता है, मौसम संबंधी गतिविधियाँ यहाँ पर मौसम संबंधी गतिविधियाँ होती हैं। मौसम संबंधी गतिविधियाँ गतिविधियाँ मतलब कि या हम बोल सकते हैं जैसे मौसम संबंधी बोल सकते हैं, ऋतुओं संबंधित बोल सकते हैं, जो ऋतु परिवर्तन होता है यहीं पर होता है। यहीं पर क्या होता है, जो बादल बनते हैं इसी में, यहीं पर ओलावृष्टि होती है, ओलावृष्टि होती है। इसी के साथ-साथ में यहाँ पर देखेंगे तो रेन यानी वर्षा भी होती है। तो जितने भी सीज़न होते हैं, यहाँ पर चेंज होते हैं, जो मौसम संबंधी गतिविधियाँ हैं, वो सारी यहाँ पर होती हैं और सबसे पास में मतलब सतह के सबसे पास का जो मंडल है, वो कौन-सा है? क्षोभमंडल स्थित है और यहाँ पर मौसम संबंधी सारी गतिविधियाँ होती हैं। अब बात करते हैं समताप मंडल की। देखिए, समताप मंडल में 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ है कि यहाँ पर ओज़ोन परत पाई जाती है। ओज़ोन परत पाई जाती है। अब इसकी ओज़ोन परत क्या करती है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें हैं, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज़ को रोकती है। अब ये अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो आती हैं वहाँ पर इसको रोक लेती है। अगर ये पृथ्वी पर आ जाएँगे तो उससे क्या होगा, रक्त कैंसर मतलब त्वचा संबंधी जो बीमारियाँ हैं वो होंगी। दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पर जो हवाई जहाज़ है वो उड़ना पसंद करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे मैंने क्या बताया, जो बादल वगैरह जो बनते हैं, यहाँ पर जो वायु चलती है यहीं पर क्षोभमंडल में ही चलती है। लेकिन समताप मंडल में इस तरह की कंडीशंस नहीं होती हैं। बादल भी बहुत ज़्यादा मतलब लगभग नहीं ही होते हैं और वायु इसमें नहीं होती है, शांत होती है। तो यहाँ पर हवाई जहाज़ आसानी से उड़ सकते हैं, इसलिए हवाई जहाज़ यहाँ उड़ना पसंद करते हैं। 2 बातें ध्यान रखिएगा समताप मंडल में कि ओज़ोन परत पाई जाती है और ये क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज़ को रोकती है, जिससे त्वचा संबंधी जो बीमारियाँ हैं वो नहीं होती हैं, क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रेज़ पृथ्वी पर आ जाएँगी तो फिर त्वचा संबंधी बीमारियाँ होंगी। दूसरी बात है कि समताप मंडल में हवाई जहाज़ उड़ना पसंद करते हैं। तीसरी बात यहाँ पर देखते हैं, तीसरी चीज़ आती है तो वो है हमारा मध्यमंडल। मध्यमंडल अगर देखेंगे तो उसके समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल है और यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि उल्कापिंड आपने पढ़ा होगा, उल्कापिंड यहाँ पर जलना प्रारंभ होता है। जो उल्का पिंड है, वो यहाँ पर जलना प्रारंभ होता है। उल्का पिंड का जलना यहाँ प्रारंभ होता है और ये 80 किलोमीटर की ऊँचाई तक पाया था। इसके बाद में वायुमंडल है, मतलब इसको तापमंडल भी बोलते हैं। तापमंडल मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। वो हम जब 11th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी हम इसके हिसाब से पढ़ रहे हैं। जो वायुमंडल है मतलब कि ये थर्मोस्फेयर, तापमान इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तापमान में बहुत ज़्यादा होता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर एक परत पाई जाती है जिससे रेडियो संचार होता है, मतलब रेडियो वेव्स को क्या जो ये वापस कर देती है, जिससे संचार व्यवस्था चल पाती है। यानी कि यहाँ से रेडियो संचार होता है। रेडियो संचार यहाँ से होता है। उसके बाद बहिर्मंडल है, अगर हम बहिर्मंडल की बात करें इसमें, तो बहिर्मंडल सबसे बाहरी मंडल है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की जैसी गैसेज़ में पाई जाती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस में पाई जाती हैं और ये सबसे ऊपरी परत है।
सबसे बाहर की परत है। तो पहली बात हमने देखा था जो ध्रुवमंडल है उसकी ऊँचाई 13 8 से 18 किलोमीटर है। उसके बाद अगर हम समताप मंडल की ऊँचाई देखें तो 50 किलोमीटर के आस-पास में है, 50 किलोमीटर है यहाँ पर। इसको इधर देख लेते हैं इसमें, ये ये 8 से 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर है, फिर 50 से 80 किलोमीटर, 80 से 640 किलोमीटर, उसके बाद में फिर 1000 किलोमीटर के आसपास इसको माना जाता है। थोड़ा गलत दिख गया है, इसको सही कर लेते हैं इसमें। ये तो सतह है, 0 किलोमीटर ही होगी, सतह 0 किलोमीटर होगी यहाँ पर। फिर 8 से 18 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, उसके बाद में फिर ऊपर एक लगभग जैसे 1000 किलोमीटर के आसपास में ये एक्सोस्फीयर पाया जाएगा। तो पहला टॉपिक हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा वायुमंडल था। वायुमंडल क्या है वो हमने देख लिया और इसके साथ-साथ में हमने इसका जो संगठन था वो देख लिया और स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम पढ़ते हैं मौसम और जलवायु। देखिए, मौसम और जलवायु में सबसे पहली बात है समझते हैं कि मौसम क्या है, जलवायु क्या है। तो अगर जलवायु समझेंगे तो मौसम में ईज़िली समझ में आ जाएगा। देखिए जलवायु क्या होता है, किसी बड़े क्षेत्र में दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं के औसत योग को वायु जलवायु कहा जाता है। मतलब कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो एक बहुत लंबे समय तक सेम रहती हैं। मतलब कि जैसे एग्ज़ाम्पल की बात करें तो कोई प्रदेश हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कोई महाद्वीप हो सकता है। मतलब एरिया बड़ा होगा। अब किसी शहर की बात करेंगे वहाँ पर हम छोटे एरिया की बात नहीं करते हैं। मतलब कि किसी बड़े क्षेत्र की जो दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाएँ हैं, उनके योग को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। अब 3 चीज़ें यहाँ पर आती हैं। पहली आती है कि बड़े क्षेत्र क्या हैं? तो हमने बताया बड़े क्षेत्र में कोई राज्य हो सकता है, कोई देश हो सकता है, महाद्वीप हो सकता है। दूसरी बात है दीर्घकालिक वायुमंडलीय दीर्घकालिक क्या है? मतलब दीर्घकालिक में लंबा समय कितना है? तो 30 वर्षों से अधिक। मतलब कि किसी बड़े क्षेत्र में अगर 30 वर्षों से अधिक एक ही जैसी वायुमंडलीय दशाएँ लगभग पाई जाती हैं, लगभग एक ही जैसी वायुमंडलीय दशाएँ पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? वहाँ की जलवायु बोलते हैं। और वायुमंडलीय दशाएँ क्या हैं? इसमें कौन आता है? तो इसमें कई चीज़ें आती हैं। मतलब वायुमंडल में जो कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन कौन सी होती हैं? जैसे यहाँ पर क्या होगा, जैसे तापमान है, वायुदाब है, आर्द्रता है, पवन की दिशा है और वर्षण है या और भी चीज़ें होती हैं, वो सब वायुमंडलीय दशाओं में आती हैं। यानी कि जो चीज़ें वायुमंडल को प्रभावित करती हैं, वही उसकी दशाएँ हैं। अगर ये लंबे समय तक रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? जलवायु। इसी को हम अगर कुछ चेंज कर दें, जैसे एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर बड़े क्षेत्र की जगह पर छोटा क्षेत्र कर दें, दीर्घकालिक की जगह पे क्या बोल सकते हैं? अल्पकालिक कह सकते हैं। दीर्घकालिक जगह क्या बोल सकते हैं? अल्पकालिक बोल सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। मौसम बहुत छोटे क्षेत्र में होता है और बहुत जल्दी-जल्दी बदलता है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि मौसम बदल गया, मतलब कि हो सकता है कि सुबह मौसम कुछ और रहा हो, शाम को कुछ और हो जाए, कल कुछ और हो जाए। तो जलवायु और जो मौसम है, उसमें अंतर इस बात का है कि जलवायु होती है, वो दीर्घकालिक होती है और बड़े क्षेत्र में होती है। मौसम जो होता है, वो छोटे क्षेत्र में होता है और अल्पकालिक होता है, वो कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए होता है और बदल जाता है। वायुमंडलीय दशाएँ वही होती हैं, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवनों की दिशा और ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो ये मौसम और जलवायु होगा। जैसे आप बताइए भारत की जलवायु क्या है? यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हालाँकि आगे पढ़ेंगे इसको लेकिन फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की जलवायु कैसी है? क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु कैसी है? यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं? जलवायु कैसी पाई जाती है? अब हम बात करते हैं वायुदाब और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि इस बार या हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, वायुदाब समझने के लिए हमें बहुत ईज़ी समझना होगा। एयर प्रेशर, वायुदाब को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एयर प्रेशर, एयर प्रेशर। अब मानते हैं कि यहाँ पर ये हमारी सतह है, यहाँ पर ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है? और इसके चारों ओर जो गैसें हैं, उनका अपना भार है। इस सतह पर जो दाब लग रहा है, ये दाब कौन लगा रहा है? तो गैसेस,
गैसों का जो भार है, गैसों का जो भार है, तो पृथ्वी की सतह पर गैसों के भार द्वारा लगाया गया, गैसों के भार द्वारा जो लगाया गया अ, दाब है, वो क्या है? वायु दाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। क्या हो जाएगा? पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर गैसों के, गैसों नहीं, वायु पर होगा। वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब, लगाया गया दाब क्या होता है? वायु दाब होता है। अब ये वायु दाब में 2 चीज़ें होती हैं, कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक कहाँ पर होता है? समुद्र तल पर। मैक्सिमम कहाँ पर होता है? तो सी लेवल, समुद्र तल पर, समुद्र तल पर होता है। 2 तरीके का वायु दाब है, या तो कहीं पर उच्च है या कहीं पर क्या हो जाएगा? निम्न है। उच्च वायु दाब, और दूसरा क्या हो सकता है? निम्न वायु दाब, निम्न वायु दाब। मतलब ये हो गया हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, या क्या हो सकता है? लो प्रेशर। ठीक है? हाई प्रेशर का मतलब है जहां पर दबाव ज्यादा लगता होगा, लो प्रेशर का मतलब जहां पर दबाव कम लगता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर ये सतह है, और कोई स्थान यहाँ पर ए है, यहाँ पर कोई स्थान ए है, ये, और इस जगह पर कोई स्थान बी है। यहाँ पर ए स्थान है, यहाँ पर बी स्थान। तो अगर हम ये देखें, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, यहाँ पर सन है, इससे जो किरणें पृथ्वी पर आएंगी, यहाँ पर, और इस जगह यहाँ पर जब आएंगी, तो ए पर तापमान ज्यादा होगा, बी पर तापमान कम होगा। क्यों? अभी हम बताएंगे कि तापमान कैसे चेंज होता है। जहां पर सूर्य की किरणें जितना सीधी होंगी, उतना ही वहां पर तापमान ज्यादा होगा, और जितना तिरछी किरणें होंगी, जैसे स्थान ए है, यहाँ पर ज्यादा तिरछी नहीं है, मतलब सीधी किरणें बोल सकते हैं। यहाँ पर बी पर तिरछी किरणें, हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर है कि यहाँ पर सीधी किरणें पड़ रही हैं, तिरछी किरणें। तो जहां पर किरणें तिरछी होंगी, तापमान कम होगा, और जहां पर किरणें सीधी होंगी, वहां पर तापमान ज्यादा होगा। अब स्थान ए पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा। जब तापमान ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो सरफेस के पास की जो एयर होगी, या जो वायु होगी, वो गर्म होगी। जब वायु गर्म होगी तो हल्की होगी, और हल्की होकर के क्या करेगी? वो ऊपर उठने का प्रयास करेगी, ऊपर उठ करके जाएगी। जब ऊपर उठ करके जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खाली स्थान हो जाएगा, यहाँ पर खाली स्थान हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी लो प्रेशर हो जाएगा। उसके जस्ट उल्टा अगर बात करते हैं, अगर टेम्परेचर यहाँ पर कम है, तो वहाँ दो सतह का भी तापमान कम होगा। तो सतह का तापमान कम होगा, तो वहाँ की वायु कम गर्म होगी। जब वायु कम गर्म होगी, तो भारी होगी। जब भारी होगी, तो वो नीचे बैठेगी, और यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हाई प्रेशर। मतलब हमने आपको ये समझाया कि सतह पर, सरफेस पर तापमान अगर ज़्यादा होता है, सामान्यतः अगर तापमान ज़्यादा होता है, तो वहाँ प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा, कम होगा, वहाँ पर प्रेशर क्या होगा? वहाँ पर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब एक रिलेशन में समझ लिया कि पृथ्वी की सतह पर सामान्यतः टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन कैसा होगा? उल्टा। हाई प्रेशर और लो प्रेशर होगा। अगर कहीं पर हाई प्रेशर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। ठीक है? अब एक बात समझिएगा, जब यहाँ की गैस ऊपर चली जाएगी, यानी यहाँ पर स्थान खाली हो जाएगा, ये स्थान खाली हो जाएगा। यहाँ की गैसेज़ ऊपर चली जाएँगी,
यहाँ की गैसेस ऊपर चली जाएँगी, तो स्थान क्या हो जाएगा? ये खाली स्थान हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा और यहाँ पर तो गैसें नीचे बैठी हुई हैं। यहाँ पर क्या होगा? हाई प्रेशर। तो इस खाली स्थान को, ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को भरने के लिए ये हवाएँ इधर चलेंगी, ये इधर से इधर, ये व वायु एयर जो होगी वो मूव करेगी और यही जो मूवमेंट होता है, इसको ही क्या बोलते हैं? इसको ही पवन बोलते हैं, मतलब कि विंड बोलते हैं। बात समझ में आई? मतलब कि एक एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो पवन है, जो विंड है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही है। क्योंकि लो प्रेशर जहाँ पर है, वहाँ पर स्थान खाली है, उस स्थान को भरने के लिए वो जाती है। तो पवन क्या हो गई, यानी विंड क्या हो गई, अगर हम देखें यहाँ पर, तो विंड, पवन क्या है? वायु का क्षैतिज प्रवाह, वायु का क्षैतिज प्रवाह क्या होती है? विंड होती है। हमारे ख़्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हम आपसे वायुदाब की बात करें, तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वायुदाब कहाँ पर है? समुद्र तल पर है। दूसरी बात, अगर हम पूरे अर्थ पर बात करें, मतलब वहाँ पर समुद्र और ओशियन कॉन्टिनेंट दोनों की बात करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? निम्न वायुदाब कहाँ पर है? तो इक्वेटर पर। और पोल पर क्या है? पोल पर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा और इक्वेटर पर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी बात, दूसरी बात क्या हो जाएगी? दूसरी बात ये है, पहली बात ये, दूसरी बात क्या हो जाएगी? कि जब आप सतह से ऊपर जाएँगे, मतलब कि सरफेस से ऊपर जाएँगे, सतह से ऊपर की ओर क्या होगा? सतह के ऊपर जाने पर क्या होता है? दाब क्या होगा? कम होगा, प्रेशर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जब सतह से ऊपर जाएँगे, तो फिर क्या होता है? वहाँ पर गैसों का घनत्व कम होता है, दबाव कम लगता है, प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए जो पहाड़ी क्षेत्र पे लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पे जो मतलब ऊँचाई पे जो लोग रहते हैं, या हम ये कह सकते हैं जो पर्वतारोही होते हैं, वो अपने साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर धीरे-धीरे करके प्रेशर कम होने लगता है, ऑक्सीजन भी कम होने लगती है और प्रेशर जो कम होता है, तो फिर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होगा, तो साँस लेने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऊपर मतलब कि ये बोल सकते हैं पर्वतों पर, ऊपर की ओर जाने पर भी क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है। तो ये टॉपिक हमने समझ लिया यहाँ पर इतनी बातें। अब हम आगे की बात करते हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? पवन। पवन का मतलब विंड। हमने आपको बताया अभी कि विंड क्या है? विंड क्या है? हमने आपको क्या बताया अभी? कि जो वायु का प्रवाह है, वायु की क्षैतिज गति, क्षैतिज गति का मतलब हो गया कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये वाले कॉन्सेप्ट रेडी रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे ये साइक्लोन पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ें काम आ जाएँगी, ठीक है? तो वायु का प्रवाह क्या है? मतलब पवन क्या है? वायु की क्षैतिज गति है, मतलब कि ये सतह के समानांतर बहती हैं। अब इसमें वायु 3 तरीके की होती है, प्रकार कितने हैं? 3 हैं। एक होती है परमानेंट, मतलब कि स्थायी पवनें। दूसरी होती हैं मौसमी या अस्थायी बोल सकते हैं, मौसमी पवनें। और तीसरी होती है स्थानीय लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें लोकल विंड्स, ठीक है? स्थायी का मतलब है जिनकी दिशा एक वर्ष भर एक जैसी रहती है, वर्ष भर, साल भर एक ही दिशा में बहती है, एक ही वर्ष भर एक ही दिशा में गति करती है, गति करती है। तो ये समझने वाली बात है। मौसमी क्या हो जाएँगी? मौसम के हिसाब से बदल जाती हैं, मतलब कि जिनकी दिशा ऋतुओं के हिसाब से बदलती रहती हैं। दिशा, दिशा
ऋतुओं के अनुसार बदलती हैं, चेंज होती हैं, बदलती हैं। तीसरी जो स्थानीय पवनें हैं, ये बहुत छोटे क्षेत्र में होती हैं और ये किसी समय विशेष पे आती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल आप जानते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल इसका क्या हो जाएगा, लू। लू क्या है? उत्तर भारत में आप देखते हैं पूरा वर्ष भर नहीं चलती है, उत्तर भारत में पूरे उत्तर भारत में नहीं चलती है, मतलब कि ये कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया का मतलब है यहाँ पर दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उन सब हरियाणा हो गया, इन सब जगहों पे चलती है। और एक छोटा-सा एरिया है, छोटा-सा एक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पूरे भारत में नहीं है। तो ऐसी पवनें जो छोटे क्षेत्र में चलती हैं और एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होती हैं, आती हैं और चलती हैं। जैसे लू मैंने बताया, लू कैसी है? तो उत्तर भारत में चलने वाली गर्म, क्योंकि गर्मी के महीने में होती तो गर्म हवा होगी और शुष्क है, मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। ऐसे ही आपने नाम सुना होगा, इसको चिनूक बोलते हैं। आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि दुनिया में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानीय हवाएँ पाई जाती हैं, स्थानीय पवनें पाई जाती हैं। जैसे आपने चिनूक का नाम सुना होगा, पवन का नाम सुना होगा, हरमट्टन का नाम सुना होगा। वो सारी कैसी पवनें हैं, वो स्थानीय पवनें हैं, जिनको हम आगे डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे लू हो गया, जैसे चिनूक है, चिनूक को हिमबच्छी बोलते हैं। जैसे चिनूक हो गया, चिनूक को क्या बोलते हैं? हिमबच्छी बोलते हैं। स्नो ईटर, हिमबच्छी बोलते हैं, स्नो ईटर बोलते हैं यहाँ पर। मौसमी में जैसे भारत का जो मानसून है, मानसूनी पवनें, मानसूनी पवनें उनकी बात की जा रही है, ठीक है? इसमें यही दिखाया गया है, ये जो पिंक कलर से बनी हुई लाइनें हैं, एरो बने हुए हैं, ये परमानेंट विंड है, मतलब कि स्थायी पवनें हैं, जिसमें पूर्वा और पछुआ पवन कहते हैं, मतलब कि पश्चिम व्यापार ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं इनको। ये व्यापारिक पवनें हैं, इनको ट्रेड विंड बोलते हैं, इनकी जो दिशा लगातार निश्चित रहती है। तो पवनों के बारे में हमने ये बात यहाँ पर समझ ली। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आर्द्रता है, देखिए ह्यूमिडिटी क्या होती है? हमने आपको बताया कि यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी की सतह है ये, इस तरीके से। इस पृथ्वी की सतह पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये गर्म होता है और इस सतह पर दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस पर जल भी है और स्थल भी है। यहाँ पर जल भी है और स्थल भी है, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर जल है, ये स्थल जल है इसमें। ये समुद्र है मान लीजिए, जलीय भाग है, ओशन है, जलीय भाग। तो जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो क्या होता है कि ये सूर्य का प्रकाश अगर पड़ेगा तो ये जल गर्म होगा और वेपर के फॉर्म में चला जाएगा। मतलब कि ये जल गैसियस स्टेट में जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जलवाष्प। इसको हमने पढ़ा। तो क्या बोलते हैं? जलवाष्प बोलते हैं, ठीक है? अब जैसे ही ये सतह से ऊपर जाएगा तो ऊपर तो गैसेस है, मतलब वायुमंडल हमारा है। यहाँ पर क्या है? वायुमंडल है ये वायुमंडल है। तो ये जो जलवाष्प है, ये वायुमंडल में जाकर के मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसको आर्द्रता बोलेंगे। मतलब कि वायु में जलवाष्प की मात्रा, मतलब क्या हुआ? वायु में जलवाष्प की मात्रा, वायु में जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? आर्द्रता होती है। और एक बात समझिएगा, जैसे-जैसे वायु गर्म होती है, वायु अगर गर्म होती है, तो जल धारण क्षमता बढ़ती जाती है। जल वाष्प धारण की क्षमता क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसलिए आप देखते हैं, जो आर्द्र दिन होते हैं, मतलब कि जो मॉइस्चर होता है, जब जैसे कि जब ज़्यादा आर्द्रता होती है,
तो उस टाइम कपड़े सूख नहीं पाते हैं, जल्दी सूखते नहीं, क्यों नहीं सूखते हैं? क्योंकि वायुमंडल में पहले से ही जलवाष्प ज़्यादा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं जो आर्द्रता है वो किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पर है तापमान पर डिपेंड करती है, ठीक? आगे अगर बात करते हैं तो आगे देखिए, अभी यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, वर्षा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा जो कि हम देखेंगे इसमें। देखिए, तो जैसे-जैसे वायु गर्म होती जाती है, जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्द्रता है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर एक बात और पढ़ लेते हैं वर्षा के बारे में, या हम बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में, वर्षण के बारे में। आगे जो अ, छोटा टॉपिक है कितने प्रकार की वर्षा होती है उसको समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि वर्षा होने के लिए क्या कैसे कंडीशन बनती है, बादल कैसे बनते हैं, और या हम बोल सकते हैं कि जो ओलावृष्टि होती है, या सिंपल बोल सकते हैं कि वर्षण कैसे होता है। एक बात समझने वाली ये है कि जो जलवाष्प है, जैसे-जैसे ऊपर उठता है वैसे वो ठंडा होता जाता है, और ठंडा होता जाता है तो वो क्या हो जाता है, संघनित हो जाता है। ऊपर क्या हो जाता है यहाँ पर है, तो ऊपर जैसे-जैसे ऊपर उठता है वो क्या होता जाता है, संघनित हो जाता है। और जब संघनित हो जाता है तो ठंडा होता है, ठंडा होकर जल की बूंदें बनती हैं, ठंडा होता है, और फिर क्या होता है, जल की बूंदें बनती हैं, और जल की बूंदें बनने के बाद में फिर इन्हीं जल बूंदों का जो समूह होता है, वही क्या होता है, बादल होता है, और बादल होता है तो फिर क्या होती है, बरसात होती है, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं कि जब आर्द्रता ज़्यादा हो जाती है, तो वो संघनित हो जाती है, या हम बोल सकते हैं कि तृप्त सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी हो जाती है, मतलब संतृप्त आर्द्रता हो जाती है, और संतृप्त जब होती है तो फिर उससे वर्षण होता है, मतलब कि उससे प्रेसिपिटेशन होता है। इसके बाद प्रेसिपिटेशन का एक प्रकार होता है वर्षा, फिर यहाँ फिर बादल बनता है और वर्षा होती है। तो वर्षा क्रियाविधि के आधार पर 3 प्रकार की होती है, एक चक्रवाती वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है और संवहनीय वर्षा होती है। देखिए, चक्रवाती वर्षा का मतलब है ऐसी वर्षा जो चक्रवात से होती है, चक्रवात से होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल में जो जाड़े में भारत में अगर देखेंगे तो उत्तर-पश्चिम से जाड़े में उत्तर भारत में उत्तर-पश्चिम से आने वाली जो हवाएँ हैं वो वर्षा करती हैं यहाँ पर है। पर्वतीय वर्षा पर्वत के सहारे होती है, और संवहनी वर्षा जो संवहन से होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल समझिएगा यहाँ पर इसमें एग्ज़ाम्पल समझिएगा। चक्रवाती वर्षा आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, कि गर्म वायु और ठंडी वायु 2 वायु हैं। तो जब गर्म वायु ऊपर चढ़ती है तो उसमें आर्द्रता ज़्यादा होती है। ऊपर चढ़ते-चढ़ते जब ऊपर पहुँचती है, एक ड्यू पॉइंट पर पहुँचती है तो वहाँ पर वो सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट होकर के उसका कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। संघनन होकर के फिर बादल बनते हैं और फिर वहाँ पर बरसात होना शुरू होती है। ऐसे ही अगर पर्वतीय वर्षा की बात करते हैं तो भारत में अगर देखें हम, तो जो मानसून बरसात होती है, तो पश्चिम घाट में अगर हम ऐसे देखें यहाँ पर पश्चिम घाट के, तो यहाँ पर अरब सागर है। तो अरब सागर से जो होकर के वो हवा आगे बढ़ती है तो उसमें आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, और जब आगे बढ़ती है तो फिर वो ऊपर चढ़ती है और वो सैचुरेट होने लगती है, होते-होते और बादल बनते हैं, और बादल बन के क्या होता है, फिर बरसात होती है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, संवहनी वर्षा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इक्वेटर पर, यानी कि विषुवत रेखा पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो हवाएँ जो वहाँ की एयर है वो ऊपर उठने लगती है, संवहन के फॉर्म में ऊपर उठती है। ऊपर उठती जो वायु है, जो एयर है ऊपर उठती है, ऊपर उठती जो एयर है वो सैचुरेट हो जाती है। यहाँ पर बादल बनते हैं, सैचुरेट होने के बाद बादल बनते हैं, बादल होने के बाद फिर यहाँ पर बरसात होती है। जैसे भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखीय जो वर्षा होती है, वहाँ पर इस तरीके भूमध्य रेखा पर वर्षा इस प्रकार की होती है, रेखा इस प्रकार होती है। भारत में जो पश्चिम घाट पर होने वाली वर्षा है वो है, और चक्रवाती वर्षा जो कि जाड़े में आप देखते हैं कि उत्तर भारत में बरसात होती है। तो इसमें इतना ही था। अच्छा, एक चीज़ छूट गई है, तापमान के बारे में बताने के लिए रह गया, उसको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर हम तापमान की बात करते हैं कि तापमान कैसे प्रभावित होता है, तो सबसे पहले एक बात देखते हैं कि एक बात समझिएगा कि सबसे कि ये क्वेश्चन ये है कि क्या पृथ्वी पर तापमान हर जगह समान पाया जाता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। कैसे? देखते हैं। देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है यहाँ पर, ये इस तरीके से पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर जो अक्षांश है,
ये इक्वेटर है, इस तरीके से। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मकर रेखा है, आर्कटिक सर्कल है, और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, फिर यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, और ये अंटार्कटिक रेखा है। ठीक है। तो अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ता है, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ता है और यहाँ पर पड़ता है इस तरीके से, तो अगर हम R1 की बात करते हैं, रे 1 की बात करते हैं, रे 2 की बात करते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी किसमें होगी? तो हमने आपको एक बात अभी बताई थी, जस्ट पहले, मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर सूर्य की किरण सीधी है तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जिस स्थान पर पड़ेगी वहाँ पर एनर्जी, वहाँ पर तापमान उसका ज़्यादा होगा, और अगर वो तिरछी है तो उसमें ऊर्जा कम होगी, उसमें एनर्जी क्या होगी? एनर्जी कम होगी। कहने का मतलब ये है कि भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर ज़्यादा तापमान है कंपेयर टू पोल्स के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। तो एक बात हम कह सकते हैं कि अगर आप पोल से, इक्वेटर से पोल के साइड जाएँ, नॉर्थ या साउथ, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा कम मिलती है। दूसरी बात ये समझने वाली ये है यहाँ पर कि जो सूर्य से पृथ्वी पर किरणें आती हैं, इनको क्या बोलते हैं? इंसुलेशन बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसुलेशन बोलते हैं। इंसुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा? इनकमिंग, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। और ये कैसी होती है? शॉर्ट वेव होती है, मतलब कि लघु तरंग होती है, लघु तरंग होती है। ठीक है। इंसुलेशन लघु तरंग होता है। तो जिस भी स्थान पर ये इंसुलेशन सीधी किरणों में आता, मतलब ये जो सूर्य का प्रकाश सीधी किरणों में आता है, वहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, जहाँ पर तिरछी होती है वहाँ पर ऊर्जा कम मिलती है। ठीक है। तो इसमें इतना है। अच्छा, इसको इंसुलेशन के साथ में और क्या बोलते हैं? इसको आतापन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। इंसुलेशन के साथ में सूर्यतप भी बोलते हैं इसको, सूर्यतप भी बोलते हैं, या आतपन बोलते हैं, तो इंग्लिश में इंसुलेशन भी कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। हमने कोशिश करी है कि आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएँ अच्छे से। कैसा लगा वीडियो? ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।